वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ब्लैक लेटर एकेडमी। जैसे कि पास्ट वीडियोस में आपने देखा था कि किस तरीके से हमने 11 से 22 तक का पार्ट कवर किया था, जो कि मिस्टेक्स पे जाके ख़त्म होता है। और आज हम करेंगे कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो आज जैसे कि आप मेरे पीछे जो स्लाइड है उस पर देख सकते हैं कि व्हाट कंसीडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर अनलॉफुल। अब हमने देखा था सेक्शन 2D के अंदर कि कंसीडरेशन दो पार्ट्स पे होती है, एक सामने वाले प्रपोजर की तरफ से, एक एक्सेप्टर की तरफ से। और अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसीडरेशन नहीं होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर अब हमें पता चलेगा कि कंसीडरेशंस के भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, और कंसीडरेशन जिस तरीके से दो तरफ से होती है तो वहाँ पर क्या एक्सेप्शंस होते हैं कंसीडरेशन के, वो आज हम जानेंगे। तो जैसे कि पीछे लिखा है व्हाट कंसीडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर अनलॉफुल और व्हाट इज लॉफुल कंसीडरेशन। अब इसके लिए सेक्शन 23 है जो कि बताता है कि कंसीडरेशन अगर किसी 5 चीज़ों से अफेक्ट हो रही है तो फिर वो कंसीडरेशन नहीं है। और इसके साथ साथ यही सेक्शन ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात कर रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना घर किसी को रेंट पे देता हूँ और सामने वाला ये कहता है कि उस घर को रेंट पर लेके मैं वहाँ पर कोई अनलॉफुल काम करूँगा, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं प्रोस्टिट्यूशन का काम करूँगा, तो यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पर कंसीडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए और जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट करा जा रहा है वो भी लॉफुल होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। अब यहाँ पर 5 चीज़ें हैं जो बताती हैं कि अगर ये चीज़ें कहीं पर भी आ रही हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में तो फिर कंसीडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक चीज़ अनलॉफुल होगी। अब द कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट आर लॉफुल अनलेस फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि शराब बेचने के लिए किसी शहर के अंदर हमें पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसके अंदर ये होता है कि हम लोगों के लिए एक लकी ड्रॉ होता है, हम लोग उसका फॉर्म भरते हैं, 15-15 हज़ार रुपये फॉर एग्जांपल फॉर्म की वैल्यू होती है। और उस फॉर्म को जब हम भरते हैं तो ऊपर से जब उसका लकी ड्रॉ निकलता है और अगर वो हमारे नाम पर आता है तो हमें फिर लाइसेंस मिलता है शराब के लिए, शराब का ठेका खोलने के लिए फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर एक्साइज इंस्पेक्टर आके पहले पूरी जगह को वेरीफाई करता है और उसके बाद में वो बताता है कि क्या ये चीज़ जगह सूटेबल है इस चीज़ को करने के लिए, किसी रेसिडेंशियल लोकेलिटी के पास में तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं ऐसे बिजनेस को करने के लिए। पर यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ये काम बिना लाइसेंस के, सरकार के बिना लाइसेंस के थ्रू करता है तो यहाँ पर जो कंसीडरेशन है और ऑब्जेक्ट है वो दोनों अनलॉफुल है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि द कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट आर लॉफुल अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी स्टैट्यूट जनरल पॉलिसी, तो जिस तरीके से एक स्टैट्यूट बना हुआ है कि इसको शराब को बेचने के लिए एक लाइसेंस हर व्यक्ति के पास में होना चाहिए और अगर वो इसके बिना ये सब काम कर रहा है तो यहाँ पर जो है उसका ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल है और जो कंसीडरेशन वो कर रहा है वो भी अनलॉफुल है। दूसरी चीज़ है इफ ऑफ सच नेचर इफ परमिटेड इट वुड डिफीट प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी चीज़ है अगर उसे परमिट कर दिया जाता है तो वो डिफीट करेगी जो नॉर्मल प्रोविजन है लॉ के। इसके लिए एक एग्जांपल जो मैंने पीछे दे रखा है उसमें ये बताते हैं कि अगर एक व्यक्ति है यानी कि ए, उसके घर में अगर रॉबरी होती है तो साफ बात है वो उसके बाद में पुलिस के पास में जाएगा, रिपोर्ट करेगा कि रात में जब वो वहाँ नहीं था तो उसके घर में रॉबरी हो गई। तो जो उसकी अच्छी और वैल्यूएबल चीज़ें थी वो जो सामने वाला व्यक्ति था वो उसे लेके चला गया था। अब पुलिस उसको ढूंढती है और पुलिस को पता चल जाता है किसने चोरी करी। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये कोर्ट में पहुँचती है और वहाँ पर बी कहता है ए को, जिसके घर में चोरी हुई, यानी कि ए को, कि मैं आपके साथ में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहता हूँ, आप इस केस को वापस ले लीजिए, जो आपकी वैल्यूएबल थिंग्स है मैं आपको वापस रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर ऐसी चीज़ को ए मान जाता है और कहता है कि मैं आपके खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन है उसे ड्रॉप कर दूंगा, तो अगर ऐसी चीज़ परमिट करी गई है ए के द्वारा तो ये प्रोविजंस जो है लॉ के वो डिफीट करेगा। फिर इसके लिए कोर्ट क्यों बैठा है? अगर हम आपस में ही आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके चीज़ें निपटा सकते हैं तो फिर कोर्ट की क्या ज़रूरत है सोसाइटी में। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी चीज़ ए मान जाता है कि मैं आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन ड्रॉप कर देता हूँ, कह देता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, फॉल्स कंप्लेंट मुझसे फाइल हो गई, और यहाँ पर बी को वो रिहा करने के लिए कह देता है कि ये जो बी है इन्होंने मेरे घर पर चोरी नहीं करी, तो यहाँ पर जो जनरल प्रोविजन है लॉ के उन्हें डिफीट किया जा रहा है। तो ऐसा काम हम नहीं कर सकते। तो इफ ऑफ सच नेचर इफ परमिटेड इट वुड डिफीट प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। तीसरी चीज ये है कि अगर कंसीडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट दोनों में से एक भी चीज अगर फ्रॉडुलेंट होती है तो यहां पर अभी एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो इसके लिए जो लिखा है कि एन एग्रीमेंट मेड फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस इज इलीगल। अगर हम आपस में 4 लोग मिलकर ये सोचते हैं कि हम एक बैंक में डकैती करेंगे और उसके बाद में जो भी पैसा होगा वो हम इक्वली डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हमारा बैंक में डकैती करना वो इलीगल है। तो ऐसी चीज़ें भी कभी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकती।
चौथी चीज है इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। मैं किसी को धमकाता हूँ, किसी को कुछ कहता हूँ कि मैं आपके साथ में ये कर दूंगा, या आपकी जो कार घर के बाहर खड़ी है मैं उसे तोड़ दूंगा रात में अगर आपने मेरा ये काम नहीं किया। तो यहाँ पर जो इंजरी करने का डर है इन्वॉल्व, या फिर किसी व्यक्ति को या फिर किसी प्रॉपर्टी को, ये दोनों ही इलीगल है। तो अगर ऐसी कंसीडरेशन या ऐसा ऑब्जेक्ट लेके मैं कोई काम करने जाता हूँ और किसी के साथ में कोई एग्रीमेंट करता हूँ तो वो एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यही बात 4th क्लॉज में लिख रखी है कि इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। इसके लिए जो इलस्ट्रेशन है वो ये दे रखी है कि ए विल बीट बी एंड सी विल पे ₹500 टू ए। मान लीजिए ए जो है वो कहता है बी को, बी एक लोकल एरिया का गुंडा है जो यूं ही बैठा रहता है और उसको कोई काम नहीं है, और अगर उसको कोई ऐसे काम के लिए कोई फोर्स करता है तो वो पैसे लेके ये काम कर देता है। तो ए अगर बी के पास में आता है कि देख सी है ना मेरा काफ़ी बेकार कॉम्पिटिटर है और मुझे हर समय क्लास के अंदर उससे पीछे आना पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे से पढ़ाई में होशियार है, और मैं चाहता हूँ कि 10-15 दिन का उसे बेड रेस्ट मिल जाए और तुम इसके लिए मुझसे 500 रुपये लो और जो सी है उसको मारो। तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट है वो इलीगल है। इसकी जो कंसीडरेशन है कि एक तरफ तो 500 रुपये मिल रहे हैं पर जो दूसरी तरफ काम हो रहा है वो किसी को मारने का हो रहा है, तो ये जो चीज़ है इसको लॉ अपनी नज़रों में गलत मानता है। ये चीज़ें इलीगल है, हम ऐसे कभी भी किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, और अगर आपके आमने सामने कोई ऐसे एग्रीमेंट हो रहे हैं तो कभी भी वो लॉ के थ्रू इन्फोर्स नहीं कराए जा सकते। तो कल को अगर ए जाके कहता है कि मैंने सी को नहीं मारा क्योंकि मेरे ये जमीर के खिलाफ है, मैं नहीं चाहता कि ये सब काम मैं करूं, तो मैं जो है ये काम करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूं। यहाँ पर अगर ए कोर्ट में कल को चला जाता है कि सर इसने मुझसे 500 रुपये लिए थे पर मेरा काम नहीं किया, तो यहाँ पर ऐसे एग्रीमेंट्स को इन्फोर्स नहीं करा सकते क्योंकि इनका जो कंसीडरेशन था वो अनलॉफुल था, इलीगल था। जो इनका ऑब्जेक्ट था सामने वाले व्यक्ति को मार के डराना, वो भी इलीगल था। 5th है कि कोर्ट रिगार्ड्स एज इमोरल अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जो जनरल पब्लिक के लिए पॉलिसीज हैं और ऐसी कोई चीज़ें हैं जो हम सोसाइटी में फॉलो कर रहे हैं और उसके खिलाफ अगर कोई ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिनकी कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट्स दोनों ही अपोज कर रही हैं ऐसी पब्लिक पॉलिसीज को, तो वहाँ पर भी ये कंसीडरेशन नहीं मानी जाएगी और ऐसे एग्रीमेंट्स कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हमने सुना था कि मैं 10 लाख रुपए दे के अपना घर रेनोवेट कराऊंगा, तो दोनों जो कंसीडरेशन थी वो हम दोनों की तरफ से, मेरी तरफ से और आर्किटेक्ट की तरफ से, दोनों की तरफ से वो कंसीडरेशन लीगल थी, और जो ऑब्जेक्ट था मेरे घर के रेनोवेशन का वो भी लीगल था। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। हमने हर बार सुना है कि जब आप कुछ करेंगे तो मैं आपके लिए कुछ करूंगा, ये कंसीडरेशन होती है। पर यहाँ पर ऐसा भी होता है 3 केसेस के अंदर कि एक ही व्यक्ति अगर कंसीडरेशन करता है तो भी चलेगा, और दूसरा वाला व्यक्ति अगर शांत भी बैठा है, वो अपनी तरफ से अपने पार्ट से कुछ नहीं कर रहा, तो भी ये वैलिड रहेगा, ये लीगल रहेगा और इन्हें कंसीडरेशन माना जाएगा। पर सिर्फ 3 केसेस के अंदर, जो कि हमारे सेक्शन 25 में बता रखा है। ये 3 एक्सेप्शंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला एक्सेप्शन जो है वो कहता है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यानी कि हम जिस तरीके से हमारे घर में रहते हैं, हमारे माता पिता हमें बहुत प्यार करते हैं, बचपन से लेके थोड़ा और हम जब तक बड़े होते हैं, जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं होते, सेटल नहीं होते, तब तक वो हमारी खर्चे, हमारी पढ़ाई का खर्चा और XYZ जो भी हमारे फलाना खर्चे होते हैं वो उठाते रहते हैं। और जब वो जाते हैं यहाँ से, यानी कि इस जगह से, यानी कि हमारे पास से जब वो जाते हैं, तब भी वो अपनी जो चीज़ें जो उन्होंने लाइफ टाइम जुटाई होती हैं वो हमें देकर जाते हैं। और अगर हम 3-4 भाई बहन हैं तो वो इक्वली डिवाइड करके जाते हैं। अमूमन केसेस में ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये नेचुरल लव और अफेक्शन की वजह से, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, हम उन्हीं का एक पार्ट है। तो यहाँ पर ये गिफ्ट का कंसेप्ट है कि अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को गिफ्ट देते हैं जाने से पहले या जाने के बाद भी, अगर विल साइन करके जाते हैं, तो ये जो चीज़ है ये एक तरफ से दी जा रही है। कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा, कोई गाड़ी, कोई मकान, ये जो चीज़ें हैं ये एक तरफ से दी जा रही है और दूसरी वाली पार्टी कुछ नहीं कर रही है इसके लिए, कि यहाँ पर एक तरफ से तो प्रॉपर्टी मिल रही है पर दूसरी वाली पार्टी ये थोड़ी कर रही है कि उसके बदले में पैसा दे रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक्सेप्शन है कंसीडरेशन का, और ये भी चीज़ें वैलिड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होते हैं। जब लोग अपनी विल बना के जाते हैं तो यहाँ पर वो अपने पार्ट पे एक चीज़ दे के जाते हैं, पर सामने वाली पार्टी अपने पार्ट पे कुछ नहीं देती, वो सिर्फ उस चीज़ का जीवन भर बेनिफिशियल इंटरेस्ट लेती रहती है। तो यहाँ पर ये भी एक कंसेप्ट है कि कंसीडरेशन का एक्सेप्शन और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। पर इसके लिए कंडीशन ये कि ये जो चीज़ें हैं ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए लॉ के थ्रू। अगर कोई लॉ है जैसे कि TPA, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, वो कहता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको रजिस्टर तो कराना ही पड़ेगा, राइटिंग के अंदर 2 विटनेसेस आएंगे, तो यहाँ पर ये कंडीशन ये फुलफिल होगी तब ये एक्सेप्शन में आएंगे कंसीडरेशन के, और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि ओनली इफ एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। जैसे कि अब हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, और एक्सप्लेनेशन कहता है कि वंस अ गिफ्ट इज ऑलरेडी मेड इट्स वैलिडिटी कैन नॉट बी क्वेश्चन,
यानी कि अगर कोई पिता है, उनके मृत्यु के बाद में जो उन्होंने गिफ्ट अपने बच्चे को दिया, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है वो, तो उसका जो वैलिडिटी है, उसकी वैलिडिटी है, कोई भी आके कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ये जो विल है ये खराब है, ये गलत है, और ये जो चीज़ है ये सही नहीं है लॉ की नज़रों में, ठीक है। पर यहाँ पर एक कंडीशन ये कहती है कि इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन अगर कहीं होगी तो वो चैलेंज करी जा सकती है और फिर इसके लिए कोर्ट में आया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अगर 10 लाख रुपए की है और किसी ने उसे सिर्फ 50,000 में खरीदा है, तो ये गलत नहीं है, पर कोर्ट अगर चाहता है तो आपको बर्डन ऑफ प्रूफ मिल सकता है कि आप इसे प्रूफ करिए कि ये सही है, और ये जो इनएडिक्वेसी है, यानी कि 10 लाख की चीज़ सिर्फ 50,000 में मिल रही है, तो ये किस तरीके से सही है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल है, मेरे एक परिचित व्यक्ति हैं, उनके जो प्रॉपर्टी थी वो 50 लाख रुपए की थी, और उनके जो नाना जी थे वो डेथ बेड पे थे, और उन्होंने, उनके जो मामा जी थे, यानी कि उनका जो बेटा था नाना जी का, उन्होंने उनसे सिग्नेचर करा लिए थे प्रॉपर्टी के ऊपर। और उन्होंने किस तरीके से सिग्नेचर कराए थे कि यहाँ पर उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि आप ऐसा करिए कि ये जो व्यक्ति हैं, यानी कि जो उनके पिताजी हैं, उन्होंने वो जो गिफ्ट था वो उनकी बहू को 50,000 के अंदर दे दिया था। वो प्रॉपर्टी की शायद कीमत 50 लाख से ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर अगर कोर्ट चाहता है कि बाद में कोई अगर व्यक्ति ऑब्जेक्शन करता है कि सर ये जो 50 लाख की प्रॉपर्टी है कैसे 50,000 में किसी को गिफ्ट में मिली है, तो यहाँ पर इस चीज़ को चैलेंज करा जा सकता है इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन के तौर पे। सेकंड जो चीज़ है वो ये कहती है कि पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, यानी कि ये भी एक एक्सेप्शन है, जिसका एग्जांपल मैंने पास्ट में दिया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, कि अगर कोई व्यक्ति कुछ भी चीज़ पास्ट में करता है और उसके लिए सामने वाला व्यक्ति कहता है कि आपने जो ये मेरे लिए किया है मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके लिए मैं आपको इनाम दूंगा या इसके लिए मैं आपके लिए ये करके दिखाऊंगा, तो ये पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज होती है, क्योंकि जो पहले जो काम हुआ था वो बिना कंसिडरेशन के हुआ था और उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता। पर जब सामने वाले व्यक्ति ने आके प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपके लिए फ्यूचर में ये कर दूंगा, तो यहाँ पर ये पास्ट वॉलंटरी सर्विस होती है कि उसने अपनी इच्छा से किया और पास्ट में किया, और जो सर्विसेज उसने दी वो बिना किसी कंसिडरेशन के दी। जैसे कि एक व्यक्ति था, उनका जो बच्चा था वो नदी में गिर जाता है, और जो सर्वेंट होता है वो अचानक से जाता है और कूद के उस बच्चे को बचा लेता है। तो यहाँ पर अब उसके बच्चे को बचाने के लिए जो मालिक था उसने कोई इनाम नहीं रखा था, पर अचानक से जैसे ही उसका बच्चा आता है तो उस पिता के मन में अपने बच्चे के लिए प्रेम जागता है और कहता है कि मेरे बच्चे की जान बच गई, वरना ही मर जाता। तो यहाँ पर जो सर्वेंट था उसको वो कहता है कि मैं तुम्हें 3 दिन बाद 50,000 रुपये दूंगा जो काम तुमने मेरे लिए किया। तो ये जो जान बचाने का काम था नदी में कूद के, ये वॉलंटरी था और ये पास्ट में हुआ था, और इसकी जो आधी और बची कंसिडरेशन जो बाद में हुई वो फ्यूचर में होनी थी। तो ये जो सर्विसेज उस सर्वेंट ने दी वो वॉलंटरी सर्विसेज थी और वो पास्ट में दी थी, और जो उसने प्रॉमिस किया, यानी कि पिता ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 3 दिन बाद इतने रुपए दे दूंगा, तो ये भी एक एक्सेप्शन है कि उस समय वहां पर कंसिडरेशन दोनों पार्ट पे नहीं थी, और ये पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज कंसिडरेशन का एक एक्सेप्शन है। तीसरी चीज जो है कि टाइम बार्ड डेप्ट विच आर बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। अगर लिमिटेशन एक्ट कहता है कि 3 साल के अंदर हमें आके किसी कोर्ट के अंदर कोई सूट फाइल करना है। अब जैसे जिन लोगों को भी लिमिटेशन एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है, वहाँ पर एक आर्टिकल्स का चैप्टर है, यानी कि पीछे शेड्यूल के अंदर आर्टिकल्स दे रखे हैं लिमिटेशन एक्ट के बेर एक्ट के पीछे, उसमें बता रखा है कि किस किस सूट के अंदर कितना लिमिटेशन का टाइम है, आप कितने दिन में या कितने महीनों में या कितने साल में कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप उस अंतराल के समय के अंतराल के बाद में जाके कहते हैं कि कोर्ट में कि सर मेरा ये लीगल राइट जो था वायलेट हुआ है और मैं इसके लिए आपकी शरण लेना चाहता हूँ कोर्ट में आगे, तो यहाँ पर अब जो कोर्ट ये कह सकता है, या जो सामने वाला वकील है वो ये कह सकता है कि सर ये लिमिटेशन क्लॉज को वायलेट कर रहे हैं, यहाँ पर 3 साल का लिमिटेशन क्लॉज था और ये उसको वायलेट कर रहे हैं 3 साल के बाद में आए। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जिसका कोई डेट है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी से उधार मांगता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये का उधार है और वो 10,000 रुपये चुकाने के लिए सक्षम नहीं है, और वो कह देता है कि टाइम जब खत्म हो जाता है, उसको खत्म होने से पहले वो कह देता है कि मैं आपको इसके लिए 2,000 रुपये दे दूंगा बाद में, पर मैं 10,000 नहीं दे सकता। तो यहाँ पर जो टाइम था वो खत्म हो चुका था, और उसके बाद वो व्यक्ति कहता है कि सिर्फ मैं 2,000 रुपये दे सकता हूँ आपके 10,000 के बदले। तो ये भी एक एक्सेप्शन है कंसिडरेशन का। अब जिस तरीके से तीनों एक्सेप्शंस जो थे वो खत्म हो चुके हैं, अगर ये तीनों एक्सेप्शंस कहीं भी आ रहे हैं तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, और यहाँ पर एक तरफ से कंसिडरेशन है दूसरी तरफ से नहीं है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब इसके बाद में सेक्शन 24 है, ये कहता है कि एग्रीमेंट्स वॉइड इफ कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर अनलॉफुल इन एनी पार्ट। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर
जैसे कि 10 लाख रुपए मैं दूंगा और सामने वाला आर्किटेक्ट रिनोवेट करेगा। इसमें कई सारी कंसिडरेशंस मेरी तरफ से भी हो सकती है कि उसके साथ साथ मैं अपना घर खाली करूंगा, उसके साथ साथ XYZ में बहुत सारी चीज़ें करूंगा। मैं उनको एक पर्टिकुलर स्पेस दूंगा कि आप यहाँ पे काम करिए, आपके मजदूरों को आप यहाँ पर रखिए। तो कई सारी चीज़ें ये मेरी तरफ से होंगी, कई सारी चीज़ें आर्किटेक्ट की तरफ से होंगी। और अगर इनमें से एक भी चीज़ हम दोनों की तरफ से या सिर्फ मेरी तरफ से गलत है, इलीगल है, तो ऐसी कंसिडरेशंस की वजह से पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल माना जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। तो यहाँ पर इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स और एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशंस फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इफ द एग्रीमेंट इज वाइड। ये जो चीज़ है ये सेक्शन 24 के अंदर बताई गई है। और जैसे कि जो सेक्शन 25 था जिसमें एक्सेप्शंस दे रखे हैं कंसिडरेशंस के, जो हमने आपके साथ डिस्कस किए कि गिफ्ट होता है तो वहाँ पर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, उसके साथ साथ पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज भी एक एग्जाम्पल है, और तीसरी चीज़ है टाइम बार डेट। अब जो है सेक्शन 24 यहाँ से हमारे एग्रीमेंट्स चालू हो जाते हैं जो कि वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, कि हम किसी व्यक्ति को अगर रोक रहे हैं कुछ काम करने से जो कि उसका लीगल राइट है, और उसके लीगल राइट को रोक के मैं कहता हूं कि आप ये काम मत करिए, मेरे साथ एक एग्रीमेंट कर लीजिए कि आप ये काम नहीं करेंगे और उसके बदले में मैं आपके लिए या तो कुछ पैसे दे दूं या किसी भी तरीके से मैं कंसिडरेशन कर दूं, तो ऐसे एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट इन ट्रेड होते हैं, मैरिज होते हैं और लीगल राइट्स के खिलाफ होता है हमारे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, पर सबसे पहले सेक्शन 26 जो कहता है कि एवरी एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड। तो सेक्शन 26 मैरिज के बारे में बात कर रहा है। अब जैसे मैरिज जो होती है वो हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि मुझे किसके साथ मैरिज करनी है, शादी करनी है, ये अपनी पर्सनल चॉइस होती है। पर कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ये कह देता है कि आप इस व्यक्ति के साथ में मैरिज मत करिए, और अगर आप नहीं करते तो इसके बदले में मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा या XYZ कोई भी वैल्यू दूंगा। तो ये जो एग्रीमेंट अगर किसी के साथ हम कर रहे हैं, ये एग्रीमेंट वॉइड है, मेरे कोर्ट में कभी भी एनफोर्स नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पर किसी का लीगल राइट है मैरिज करना और उसे मैं रिस्ट्रेंट कर रहा हूँ वो काम करने से। तो ऐसे एग्रीमेंट अगर मैं किसी के साथ करता हूँ तो वो वॉइड होंगे। यहाँ पर बता रखा है द आइडिया बिहाइंड दिस प्रोविजन इज नॉट टू स्नैच अवे द पर्सनल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू मैरी समवन ऑफ देयर ओन चॉइस। कि ये सेक्शन इसीलिए है कि जो पर्सनल चॉइस है, जो ओन चॉइस है हर व्यक्ति की शादी करने की, हम उसे रोक नहीं सकते किसी भी तरीके से। हालांकि कहीं फैमिलीज में होता है कि माता पिता अपनी जो सोच होती है वो बच्चों के ऊपर थोपते हैं, पर कि जो भी व्यक्ति उन्हें पसंद है, माता पिता को जो उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे के लिए ये पार्टनर सही रहेगा, तो यहाँ पर ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी वॉइड होते हैं। क्योंकि हम ऐसे एग्रीमेंट्स किसी के साथ नहीं कर सकते कि अगर आप शादी नहीं करेंगे तो इसके बदले में मैं आपको टाटा की हैरियर गाड़ी दे दूंगा। तो ऐसा एग्रीमेंट मैं किसी के साथ नहीं कर सकता कि आप इसके साथ शादी मत करिए। पर इसका एक एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है जो कि है माइनर, कि अगर हम माइनर के साथ ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि माइनर की रिस्ट्रेंट करते हैं हम मैरिज के लिए, तो वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा मुझे कोर्ट में। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन एग्रीमेंट इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ अ मैरिज ऑफ अ माइनर इज नॉट वॉइड। ये सेक्शन 26 था, इसमें बता रखा है कि मैरिज कहीं पर भी हम किसी की शादी को रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकते कि आप इस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ में शादी नहीं करेंगे, ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। सेक्शन 27 कहता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वो इज वॉइड अंडर सेक्शन 27 ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, अब हम जो बिजनेस करना है वो हर व्यक्ति का अपना राइट है कि वो कहाँ पर बिजनेस करना चाहता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चर के अंदर कि एक जैसे आजकल चाय की दुकानें काफ़ी फेमस हो रही है, हर व्यक्ति अपना अपना चाय का स्टार्टअप कर रहा है और उसे स्टार्टअप का नाम दे रहा है, जैसे MBA चाय वाला, BTech चाय वाली। जो भी व्यक्ति जिस डिग्री में सफल नहीं हो पा रहा वो उस तरीके से उस डिग्री का मिसयूज़ कर रहा है और अपनी चाय की दुकान का नाम इस तरीके से रख रहा है। अभी हाल ही में मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, तब मैंने देखा कि IAS चाय वाला भी अब अपना स्टार्टअप लेके आ चुके हैं दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपना स्टार्टअप करता है, मान लीजिए चाय का एक एरिया के अंदर, और दूसरा व्यक्ति उसके साथ साथ चाय का स्टार्टअप करता है और दोनों आपस में कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। तो जो पहला व्यक्ति है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर वो मैं ही हूँ, मैंने एक चाय की दुकान खोली और मैं दिन भर में 2,000 रुपये कमा रहा हूँ, पर एक महीने बाद मुझे पता चलता है कि जो व्यक्ति मेरे यहाँ चाय पीता था आके, उसने अपना पास में स्टार्टअप खोल के चाय बेचना चालू कर दिया और मेरा जो प्रॉफिट रेशियो था वो बिल्कुल आधा कर दिया। अब 1,000 रुपये मेरा महीने का दिन का प्रॉफिट हो रहा है और दिन का प्रॉफिट 1,000 रुपये उनका हो रहा है। तो मैं यहाँ पर उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि अगर आप मुझसे 100 रुपये लेंगे दिन में, तो आपको मैं अगर 100 रुपये देता हूँ तो इसके बदले में आप अपनी चाय की जो रेडी है वो यहाँ पर ना लगाएं और कहीं और जाके लगाएं। तो ऐसा जो एग्रीमेंट अगर मैं उनके साथ कर रहा हूँ तो मैं उनका रिस्ट्रेंट इन ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बिजनेस करने का जो राइट है ये उनका अपना राइट है, मैं उसे वॉयलेट नहीं कर सकता। तो ऐसा एग्रीमेंट अगर मैं उनके साथ कर रहा हूँ तो ये एग्रीमेंट वॉइड है। पर इसके एक्सेप्शंस हैं कि अगर कोई व्यक्ति
जो बहुत प्रचलित है, जिसकी बहुत अच्छी सी दुकान है, कहीं मिठाइयों की दुकान कहीं शहरों में लैंडमार्क बन जाती है, जैसे कि कानपुर में काफ़ी फेमस दुकान है ठग्गू के लड्डू। तो अगर ऐसे एग्जाम्पल, जैसे कोई भी XYZ शहर के अंदर कोई भी XYZ दुकान अगर बहुत फेमस है और वो व्यक्ति अपनी दुकान किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देता है, तो यहाँ पर वो दुकान के साथ साथ अपनी गुडविल भी बेचेगा, जो उनका नाम है, जितने साल उन लोगों ने दिया है, जो इंग्रेडिएंट्स उनकी मिठाइयों में डलते हैं, वो सारी चीज़ें वो एक व्यक्ति अपनी दुकान का सब कुछ बेच देता है एक फिक्स्ड वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति ने वो सारी चीज़ें खरीदी हैं, अगर वो उस दुकान के ओनर को, यानी कि अब ओनर नहीं रहा, जो पहले ओनर थे, उनको ये कह देता है कि सर अब आप इन कंडीशंस को प्लीज़ फॉलो करिएगा, वरना हमारा एग्रीमेंट वॉइड होगा। अभी कौन कौन सी कंडीशंस अगर वो सामने वाला व्यक्ति लगाता है, तो भी जो पहले ओनर था, एक्स ओनर था, वो जाके कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर द ओनली एक्सेप्शन ऑफ बीइंग सेल ऑफ गुडविल, इट एसेंशियल मीन्स द रेपुटेशन और स्टेटस ऑफ द फर्म। यानी कि यहाँ बता रखा है कि गुडविल क्या होती है, कि मीन्स द रेपुटेशन, किसी बिजनेस की रेपुटेशन या स्टेटस है किसी फर्म की सोसाइटी के अंदर, वो गुडविल कहलाई जाती है। गुडविल हैज इट्स ओन ओरिजिन इन ब्रांड वैल्यू, एम्प्लॉय मोरल रेपुटेशन, कस्टमर एडवांटेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कि यहाँ पर दिन में 100 कस्टमर तो आते ही हैं, ये भी गुडविल की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि ठग्गू के लड्डू इतने फेमस है कानपुर के अंदर कि वहाँ पर दिन में मिनिमम से मिनिमम 100 कस्टमर्स आते हैं। और उनकी एक शायद बहुत प्रचलित सी लाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मैंने ठगा नहीं। तो ये भी काफ़ी ऐसी लुभावनी सी लाइन है, तो लोगों को लगता है कि काफ़ी फेमस है वो और काफ़ी अच्छा काम करते हैं, और लोगों को उनकी मिठाइयाँ अमूमन बहुत पसंद भी आती हैं। तो इसी तरीके से ये जो रेपुटेशन उन्होंने बनाई है, ये अपनी मेहनत से अपना सब कुछ, अपना समय, अपना जो भी वो लोग दे सकते थे अपने बिजनेस के अंदर, वो उन्होंने सब डाला है, और आज उन्होंने इतनी बड़ी रेपुटेशन खरीदी है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी कोई मिठाई की दुकान है, अगर वो अपनी दुकान बेच देता है, तो यहाँ पर वो जो रेपुटेशन वो बेच रहे हैं, तो सामने वाला जो बिजनेस उनसे खरीद रहा है, वो भी कुछ कंडीशंस एक्सपेक्ट करता है उनसे, जैसे कि आप ये सिमिलर बिजनेस कुछ समय के लिए मेरे पास में या इस एरिया में नहीं लगाएंगे। ये कंडीशंस कहीं पर भी उनको रिस्ट्रेंट नहीं करेगी, ये कहीं पर भी चैलेंज नहीं करी जा सकती कोर्ट में, बिल्कुल वैलिड है। दूसरी चीज़, द रिस्ट्रेंट कैन बी वैलिड और अप्लाइड ओनली टू सर्टेन लोकल लिमिट्स, कि आप किसी के ऊपर इतनी ही कंडीशंस लगा सकते हैं कि आप इस एरिया के अंदर दुकान नहीं खोलेंगे। अब आप किसी को कह देते हैं कि शहर भर में दुकान मत खोलिए, तो वो गलत बात है। द लिमिट्स रिस्ट्रेंट शुड बी अपीयर टू बी रीजनेबल। अब कोर्ट की नज़रों में, हमारी नज़रों में, सोसाइटी की नज़रों में ये चीज़ें रीजनेबल होनी चाहिए। आप कह देते हैं कि जीवन में कभी आप ये बिजनेस मत करना, क्योंकि अब मैंने आपसे ये खरीद लिया है, तो ये रीजनेबल कंडीशन थोड़ी है कि अगर मैं उन्हें कह देता हूँ कि अब आप जीवन व्यापन करिए ही मत, आपको यही बिजनेस आता है, अब आप ये बिजनेस कभी मत करना, क्योंकि मैंने आपको पैसे देके बिजनेस कर दिया, तो ये चीज़ गलत है, ये एग्रीमेंट नहीं होगा, ये वॉइड एग्रीमेंट होगा। अब सेक्शन 28 जो है वो कहता है कि लीगल जो राइट्स हैं हमारे कोर्ट में जाने के, ट्रिब्यूनल में जाने के, अगर मैं उनके ऊपर एग्रीमेंट करता हूँ किसी व्यक्ति से, उनको तो ऐसे एग्रीमेंट्स अगर मैं किसी के साथ कर रहा हूँ तो वो वॉइड एग्रीमेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पर बता रखा है कि एनी एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रिक्ट एनी एग्रीव पार्टी, जो कि विक्टिम है यहाँ पर, फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट्स, कि हर व्यक्ति का अपना अपना राइट है कि अगर मेरी जमीन पे किसी ने कब्जा किया है तो मैं कोर्ट में जाऊँगा। कोई मुझे रोज़ परेशान करता है, रात में आके मेरे घर के बाहर में रोज़ रोज़ हॉर्न बजाता है, मेरे घर वालों को परेशान करता है, पब्लिक न्यूसेंस फैलाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो यहाँ पर मैं कोर्ट में जाऊँगा, क्योंकि मेरे लीगल राइट्स का यहाँ पर हनन हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा राइट है कि मैं कोर्ट को अप्रोच करूं, या फिर जो ट्रिब्यूनल है, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल होता है, कोई और ट्रिब्यूनल होते हैं, तो वहाँ पर अगर मेरा कोई लीगल राइट है इनकम टैक्स के थ्रू और वो वहीं कहीं पे वायलेट हो रहा है, तो मैं इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के पास में जाऊँगा। लेबर लॉ है, लेबर लॉ के अंदर अगर मेरा कोई राइट वायलेट हो रहा है तो मैं लेबर लॉ का जो ट्रिब्यूनल है मैं वहाँ जाऊँगा। तो उसी तरीके से अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि टू अप्रोच अ रिलेवेंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ में हुआ और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने किसी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट को सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो अब मेरे पास में राइट है ना कि मैं कोर्ट में जाऊँ कि सर मैंने इससे ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, अभी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं कर रहा, ये इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है अब परफॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पर मैं कोर्ट में जा सकता हूँ। पर अगर कोई ऐसी कंडीशन है जो मुझे रोकती है, कोई ऐसा क्लॉज हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाल देते कि अब आप इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोर्ट में नहीं जाएंगे अगर कोई भी पार्टी ब्रीच करेगी, तो ऐसी कंडीशंस हम कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं डाल सकते। यहाँ पर एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस ये कि आर्बिट्रेशन क्लॉज। अब आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या होता है, ये सीपीसी के अंदर डिफाइन है। जब भी हम सीपीसी कवर कराएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि किस तरीके से आर्बिट्रेशन होती है,
पर आर्बिट्रेशन के अंदर ये होता है कि अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज डाल देते हैं कि अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम पहले एक आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे आर्बिट्रेशन के लिए, और उसके बाद वहां पर हम आपस में अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर हम कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पर कोर्ट में जाने पे किसी को रोक नहीं है, पर उससे पहले कोर्ट चाहता है कि आप अगर छोटी मोटी कोई चीज़ है जो आपके बीच में खटपट कर रही है तो आप उसके लिए कोर्ट का टाइम खराब ना करें, पहले आप आर्बिट्रेटर के पास जाएं, वो आप दोनों को समझाएगा, एक बीच का रास्ता निकालेगा, और उसके बाद में अगर आप लोगों को लगता है कि आप वहाँ पर सेटल नहीं हो पा रहे हैं, आपको उनका डिसीजन सही नहीं लग रहा, तो आप कोर्ट में आ सकते हैं। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोर्ट में जाने से उसको रोक रहा हूँ, मैं पहले एक रास्ता दे रहा हूँ, उसके बाद में फिर कोर्ट तो आना ही है अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ आर्बिट्रेटर के डिसीजन से। दूसरी चीज़ है एग्रीमेंट स्टेटिंग द लिमिट ऑफ टाइम एज पर द लिमिटेशन एक्ट, यानी कि फिर से लिमिटेशन एक्ट की बात है कि अगर 3 साल के अंदर किसी का टाइम पीरियड था सूट का फाइल होने का और उस 3 साल के अंदर सामने वाली पार्टी सूट फाइल नहीं करती, कोर्ट के पास नहीं जाती, तो फिर वो उसके बाद नहीं जा सकती। तो ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होगा कि अगर कोई लिमिटेशन क्लॉज था और उस लिमिटेशन क्लॉज के बाद में उनको कोर्ट में अपना सूट फाइल करने से रोका जा रहा है, तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होगा। अब सेक्शन 29 जो है वो कहता है कि एग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। अब वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड। अब यहाँ पर अब ये एक एग्रीमेंट है कि मैंने किसी के साथ में एग्रीमेंट किया और उसको कहा कि आप 100 टन्स ऑफ ऑयल मुझे दे दीजिए। अब मैं मन में कुछ और सोच के बैठा हूँ, वो मन में कुछ और सोच के बैठा है, तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट है हम दोनों के बीच में वो बिल्कुल क्लियर नहीं है कि कितने टन ऑफ ऑयल कौन सा। तो 100 टन ऑफ ऑयल तो हम समझ गए, पर कौन सा ऑयल वो हमें पता नहीं चला। तो यहाँ पर अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट हम करते हैं कि 100 टन्स ऑफ ऑयल, तो मुझे ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि कौन सा ऑयल चाहते हो, आप मस्टर्ड ऑयल चाहते हो, आप दूसरा कोई ऑयल चाहते हो। तो अगर ऐसा कोई ऑयल है, वो व्यक्ति 10-12 ऑयल्स में डील करता है, तो मैंने उन्हें नहीं बताया, तो ऐसे एग्रीमेंट अनसर्टेन है, तो यहाँ पर ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। सेक्शन 30 हमारा आज का लास्ट सेक्शन रहेगा। ये एग्रीमेंट वॉइड होते हैं जो वेजरिंग के थ्रू होते हैं, यानी कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड होते हैं। अब इसके लिए हम पहले पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है और उसके बाद में एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से वॉइड होते हैं। तो एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड एंड नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग एलीग टू बी वॉन और एनी वे ऑफ वेजर। तो यहाँ पर अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँ कि कोई व्यक्ति आपस में एक दूसरे से सट्टा खेलता है कि ये टीम जीतेगी, ये टीम हारेगी, और मान लीजिए उसकी बताई हुई टीम जीत जाती है और सामने वाला व्यक्ति उसके पैसे नहीं लौटाता है, तो यहाँ पर वो कोर्ट में जाके नहीं कह सकता कि सर मेरे साथ में उसने ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था और मेरी जो टीम थी, आप मैच की हाइलाइट्स के थ्रू देख सकते हैं कि वो जीती थी, तब भी वो मुझे पैसे नहीं दे रहा। तो ऐसे एग्रीमेंट्स को आप इन्फोर्स नहीं करा सकते क्योंकि कोर्ट इन एग्रीमेंट्स को एग्रीमेंट्स मानता ही नहीं है। तो ये एक तरीके का वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक व्यक्ति के जीतने के चांसेस है और एक व्यक्ति के हारने के चांसेस हैं, ऐसे एग्रीमेंट होते हैं। पर अगर कोई स्किल्स रिलेटेड एग्रीमेंट है तो वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे कि आजकल हमारे सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा ड्रीम 11 और ऐसी ऐसी कंपनीज़ की एड्स आ रही है। हालांकि मुझे पर्सनली ये चीज़ें गलत लगती हैं, पर फिर भी ये क्लॉज के थ्रू आज इंडिया में प्रिवेल कर रहे हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये जो एग्रीमेंट हम लोगों के साथ में, हमारे कस्टमर्स के साथ में कर रहे हैं, वो स्किल्स के बेसिस के ऊपर है। तो यहाँ पर ये वेजरिंग की कैटेगरी में अभी तो नहीं आ रहा है, इसीलिए ये सर्वाइव कर रहा है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि दिस सेक्शन, यानी कि इस सेक्शन का भी एक एक्सेप्शन है कि कौन से एग्रीमेंट्स जो वेजरिंग दिख रहे हैं पर वो नहीं होंगे, कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई एग्रीमेंट करता है सामने वाले व्यक्ति के साथ जो कि 500 रुपये से ज़्यादा का है और हॉर्स रेसिंग के विनर्स के हॉर्स रेस के ऊपर डिपेंड है, यानी कि हॉर्स रेस के एग्रीमेंट्स जो होते हैं, हमने एक वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई करके मूवी आई थी जहाँ पर अजय देवगन बैठे होते हैं और एक घोड़े के ऊपर अपनी पैसे लगाते हैं, जो घोड़े पे नहीं घुड़सवार पे पैसे लगाते हैं। तो वो ये कहता है कि यहाँ पर उसकी स्किल्स है कि अगर वो जीत रहा है तो वो अपनी स्किल्स की वजह से जीत रहा है, उसकी सालों की प्रैक्टिस है इसके अंदर। तो 500 रुपये से ज़्यादा का अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट हम करते हैं जो कि हॉर्स रेस के ऊपर डिपेंड है, हॉर्स रेस के लिए है, तो ऐसे एग्रीमेंट एक्सेप्शन में आएंगे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के और ये वॉइड नहीं होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। जो भी ये लेक्चर था आज हमारा 23 से 30 के बीच में, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर आपको इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में अपनी कन्फ्यूजन को एक्सप्रेस करिए, हम उसे डील करेंगे।
और हमें अगर लगता है कि वो इतना बड़ा डाउट है कि हमें उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़े तो हम वो भी करेंगे आपके लिए। पर अगर आपको हमारा लेक्चर कहीं भी पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को और हमें सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से हमारा मॉरल बूस्ट करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।